3, 2, 1. इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है। उसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन उसके बाद सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन उसके बाद थर्ड स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड द लास्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये अपन ने देख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कि एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर बिजनेस। मतलब कि अगर तुम किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब उसको हर वो चीज प्रोवाइड करो जो बिजनेस के लिए यूजफुल है। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाओ, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें वो सब लोग जॉब्स अपनी अपनी परफॉर्म कर पाए। तो अगर अपन प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसका क्या फायदा वो कंपनी को मिलेगा, ये अपन यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। अपन ने क्या बोला था, ऑर्गेनाइजिंग की सबसे पहली प्रोसेस में दिया हुआ था आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बोला था डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहां पर सबसे पहली स्टेप में बोल दिया गया है कि आइडेंटिफाई करो काम को, क्या काम है उसको डिवाइड कर दो। अब अपन ने पढ़ा था कि जब डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि जब वर्क डिवाइड हो जाता है तो वो एम्प्लॉय एक ही काम को दोबारा करता है, मतलब वन जॉब रिपीटेडली करता है, जिससे क्या होता है वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क इन अ स्मॉल यूनिट, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क इन अ स्मॉल यूनिट एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट, मतलब दैट वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन लेड टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है। नेक्स्ट, द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग अ जॉब रिपीटेडली। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग अ जॉब रिपीटेडली, जब कोई एक इंसान एक ही काम को, अगर तुम भी कोई एक काम दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, मतलब वो काम तुमसे अच्छा कोई और कर ही नहीं पाएगा। इस चीज को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। In this, every individual clearly informed about his or her authority. Each manager knows very well to whom he can give order and from whom he can receive order. ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड। अपन ने क्या देखा था ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, सबसे पहले अपन ने काम बांटा, ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने डिपार्टमेंटलाइजेशन करा था। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने क्या करा था, इसके बाद अपन ने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मतलब काम दिया था। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप याद करो, जिसमें कि एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लास्ट स्टेप का टॉपिक था। और उसमें अपन क्या कर रहे थे, उसमें अपन जो अपन ने काम दे दिया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में, जो अपन ने काम दे दिया एम्प्लॉयज को कि जाओ भाई ये काम कंप्लीट करके लाओ, तो फिर वो काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी चाहिए होती है। तो अथॉरिटी भी अपन ने उसको दी थी, मतलब पावर टू टेक डिसीजन भी दिया था। उस समय अपन ने क्या बोला था कि जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर हो गया, जिसके पास कम अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में एक बात तो पक्की है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बोला है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी जाती है। अगर एक बार ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से वाला वीडियो देखना जिसमें अपन ने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। There are very few chances of duplication of work or overlapping of work because the jobs assigned different individuals by clearly defining the job in job description document। बहुत प्यारा पॉइंट है। देखो अपन ने यहां पर क्या करा था, अपन ने जो है आइडेंटिफाई करा था काम और उसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, फिर डिवाइड करने के बाद जब अपन उनको थर्ड स्टेप में याद करो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज दे रहे थे, मतलब काम करने के लिए दे रहे थे, तो वहां पर अपन ने एम्प्लॉयज को जॉब डिस्क्रिप्शन नाम का एक डॉक्यूमेंट दिया था। मतलब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है
कि जो काम, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम दिया जा रहा है, तुम्हें एक जॉब दी जा रही है, मतलब यूनिट ऑफ वर्क दिया जा रहा है, तो तुम्हें वो जो काम मिल रहा है, तुम्हें जो जॉब मिल रही है, वो एक डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होगी, एक जॉब डिस्क्रिप्शन नाम के डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होगी कि तुम्हारा कितना काम है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। अब तुम्हें तो ये पता है, तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम्हें ये वाला काम करना है और कब करना है, तो तुम किसी और का काम जाके करोगे ही नहीं, ठीक है, या फिर कोई और तुम्हारा काम आके करेगा ही नहीं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को अपना काम अच्छे से मालूम है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर है? तो वही चीज यहां पे बोली, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि द जॉब असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल, जब अपन किसी को जॉब देते हैं, कंफ्यूजन कब होता है, कब ओवरलैपिंग होती है? जब मैंने 10 लोग हैं और उनको सही से बताया नहीं कि तुम्हें क्या काम करना है, बस बोल दिया कि काम करना है, तो वो सब आपस में कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने 10 लोगों को प्रॉपर्ली जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है और मैंने बोला कि आपका ये काम है, आपको ये करना है, आपका ये काम है, आपको ये करना है, तो एक दूसरे का काम करने का सवाल ही नहीं उठता। तो यही, इसीलिए तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती है, इसीलिए तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बनाया गया है, ताकि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना काम पता हो, ठीक है, और वो किसी और का काम ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज, अपन को पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट भाई बहुत डायनामिक है। बहुत डायनामिक का मतलब कि कभी भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो अब बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। अपन ने देखा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन में फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहे थे, मतलब परचेज डिपार्टमेंट अलग है ना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या हो रहा था? प्रोडक्ट 1 का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्ट 2 का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्ट 3 का डिपार्टमेंट अलग है ना। तो अब जब कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती है तो वो फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना देती है, मतलब परचेज से रिलेटेड सारी चीजें परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सारी चीजें सेल्स डिपार्टमेंट में। वैसे ही जब कंपनी जो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोडक्ट बना रही है, तो एक डिपार्टमेंट ये रहा, दूसरा डिपार्टमेंट ये रहा, तीसरा डिपार्टमेंट ये रहा, ठीक है। अब बात आती है चेंजेस अडॉप्ट करने की, तो कैसे? एंड ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब कि एक काम से रिलेटेड एक्टिविटी एक ही डिपार्टमेंट में रहेगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजेस। अब यहां पर ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल मैं स्टेशनरी भी बना रहा था प्रोडक्ट 1, मैं मेडिसिन भी बना रहा था प्रोडक्ट 2, और मैं कॉस्मेटिक भी बना रहा था प्रोडक्ट 3। तो कॉस्मेटिक के एनवायरमेंट में चेंज आ गया, ठीक है, तो मैं इन 2 डिपार्टमेंट को नहीं छेड़ूंगा। मैं कौन सा, एक स्टेशनरी और एक मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट को नहीं छेड़ूंगा। मैं केवल किसमें चेंजेस लाऊंगा? जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया है। कॉस्मेटिक के बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंज आया तो मैं केवल इस डिपार्टमेंट में चेंजेस अडॉप्ट करूंगा। तो ये 2 डिपार्टमेंट तो सेम टू सेम वैसे ही वैसे रह गए। तो क्यों रह गए ये? क्योंकि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करके रखे थे, और डिफरेंट डिपार्टमेंट हम कहां क्रिएट करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट मतलब परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब मार्केटिंग मतलब कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज हो गया जिसकी वजह से बहुत मास मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफलाइन, पहले ज्यादा ऑफलाइन होता था, ठीक है, मतलब कि हर एक चीज ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी। अब लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होने लग गया है? ऑनलाइन मार्केटिंग होने लग गई है। तो भाई मेरे परचेज, सेल्स, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए, केवल किसमें आए? मार्केटिंग वाले, ठीक है, केवल किसमें आए? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चेंज आए कि हाँ मुझे ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट होना है। तो मैं केवल किस डिपार्टमेंट में चेंज करूंगा? मैं केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चेंज लाऊंगा, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चेंज लाऊंगा, ठीक है। बाकी 2 डिपार्टमेंट, बाकी ये जो 3 डिपार्टमेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यही सेम चीज क्यों पॉसिबल हो पाई?
क्यों ऐसा हो पाया कि इन 3 डिपार्टमेंट में चेंज नहीं आए? क्योंकि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, इनको छेड़ने की, इनको चेंज लाने की जरूरत ही नहीं है। केवल चेंज लाने की कहां जरूरत थी? मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में हम चेंज ले आए, तो हमने एक ही डिपार्टमेंट को टच करा ना, बाकी 3 डिपार्टमेंट को टच नहीं करा। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि हमारे पास हमारी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट हमने कहां बनाए? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जितना भी ऑफिशियल वर्क है उसको बहुत आसानी से मैनेजमेंट हो जाता है उसका। सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। अपन को पता है कि अपन पहले क्या करते हैं, अपन ने पहले आइडेंटिफाई करा, डिवीजन ऑफ वर्क करा, और फिर जो सिमिलर जॉब्स थी उसको एक डिपार्टमेंट में बना दिया, आइदर फंक्शनल और डिविजनल, विच लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट, जिससे यूनिफिकेशन आता है। मतलब परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज डिपार्टमेंट पे फोकस करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट पे फोकस करेगा, एचआर डिपार्टमेंट वाले एचआर पे, और मार्केटिंग वाले मार्केटिंग। एक यूनिफिकेशन आएगा टुवर्ड्स द गोल ऑफ कंपनी। ठीक है, अब दिस लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट एंड हार्मनी इन वर्क। दिस फंक्शन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो फंक्शन है ये एक दूसरे डिपार्टमेंट के प्रति एक रिलेशन बना देती है। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज का ध्यान रखना कि दिस फंक्शन एस्टेब्लिश डिफरेंट डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन कितना है उसके बेसिस पर भी डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। मतलब परचेज डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट के पास कितनी कैपेसिटी है सामान को सेल करने की। ठीक है, और एचआर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं और कितने एम्प्लॉयज हमें और लाना है सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर भी डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं, और कंपनी कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही डिपार्टमेंट बनाती है, जिससे हमको आगे चल के कोई कंफ्यूजन चाउस वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन एफिशिएंसी इंप्रूव। अब हमको ये पता है, परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि उनको क्या करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को भी पता है कि उनको क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट को भी अपनी ड्यूटी पता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी अपनी पता है। हमने काम को बांट के रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने हर एक इंसान को प्रॉपर्ली बता के रखा है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो जाहिर सी बात है कि एफिशिएंसी कंपनी की इंप्रूव होगी ही। ठीक है, तो कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन एफिशिएंसी इंप्रूव, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरा ऑफिशियल मैटर संभालना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इधर की फाइल इधर, इधर की फाइल इधर, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट अलग अलग बनाकर रखे हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपांशन एंड ग्रोथ। थोड़ा सा मन से सोच के देखो कि अगर हर एक चीज प्रॉपर हो रही है, डिपार्टमेंट अलग है, वो अपना काम क्लियर कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, इंसान को जो जॉब दिया जा रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ये भी उसको पता है। तो कंपनी ग्रोथ करेगी ही। कंपनी मतलब जो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, ठीक है, वेस्ट नहीं हो रहे हैं रिसोर्सेस, तो कंपनी ग्रोथ करेगी ही। कैसे? देखो, विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यहां पर अपन ने देखा, फिर एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपरली डिवाइड है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, अपन ने ढंग से डिपार्टमेंटलाइजेशन करा है, कंपनीज कैन इजीली मीट द चैलेंजेस, कंपनी आसानी से कोई भी चैलेंज, मतलब अगर कोई चेंज भी आया है तो उसको आसानी से अडॉप्ट कर सकती है, कोई बड़े से बड़ा चैलेंज आया है उसको आसानी से फेस कर सकती है, क्या होगा, एंड कैन एक्सपांड देयर एक्टिविटीज इन अ प्लान मैनर, और फर्दर वो प्लानिंग करके अपनी एक्टिविटीज को प्लान आगे एक्सपेंड कर सकती है। मतलब कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर्ली है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अब जो चेंज आ रहे हैं उसको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम फेस कर रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट बड़ा होगा ही, और कंपनी का जैसे ही प्रॉफिट बड़ा हुआ कंपनी एक्सपेंड ग्रोथ भी करेगी ही। बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे अपन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है, मैनेजर बैठा हुआ है, अब उसके सामने बहुत सारी फाइल है, ठीक है, बहुत सारी फाइल है, और उसके ऊपर जो है ना टेंशन है, टेंशन किस बात का है कि मुझे ये सारी फाइलें कंप्लीट करनी है।
ठीक है। अब इसी समय एक जूनियर आया, जूनियर आके सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह होता है कि मैनेजर अपना रूटीन वर्क, मतलब जो थोड़ा आसान है रूटीन वर्क, ठीक है, वो मैनेजर पास ऑन कर दे अपने सबऑर्डिनेट को, वो मैनेजर पास ऑन कर दे अपना रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। और जो मेन उसका वर्क है, मतलब हो सकता है ज्यादा उसका मेन जॉब हो, या कंपनी की जो मेन मुद्दे हैं जिस पे डिस्कस करना है मैनेजर को, तो मैनेजर इसके बर्डन में फंसा हुआ था, मतलब ये जो रूटीन वर्क है बहुत सारा हो गया था, तो इसके बर्डन में फंसा हुआ था। तो मैनेजर क्या करेगा, अपना रूटीन वर्क किसी और को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, मतलब अपने सबऑर्डिनेट जो एफिशिएंट सबऑर्डिनेट होगा, क्वालिफाइड होगा, कैपेबल होगा, उसको वो अपना रूटीन वर्क प्रोवाइड कर देगा और अपने मेन टास्क पे ध्यान देगा, कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान देगा, कंपनी के डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन एंड डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत अहम हिस्सा है, चैप्टर के एंड में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन विच मैनेजर पासेस ऑन रूटीन जॉब टू सबऑर्डिनेट एंड कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोर इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग जॉब, ठीक है। तो एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। और एक ही काम को बहुत सारे करने के तरीके होते हैं, और उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम अलग अलग वेज को ट्राई करें, जब हमारे पास अलग अलग वेज को ट्राई करने का समय हो। तो यहां पे मैनेजर अपना रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा और इसके बाद अलग अलग वेज ढूंढेगा, अलग अलग वेज ढूंढेगा जिसके थ्रू मतलब वो ज्यादा अच्छा, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट वे सर्च करेगा किसी भी काम को करने का। तो इससे होगा क्या, भविष्य में हो सकता है हमें ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे मिल जाए, मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा वाला तरीका हमको मिल जाए काम करने का। इट गिव देम टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड एरियाज ऑफ ग्रोथ ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो जब मैनेजर अपनी रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर देता है, तब उसके बाद मैनेजर जो है अपनी कंपनी के ग्रोथ पर, अपनी कंपनी के डेवलपमेंट पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये ऑर्गेनाइजिंग में बहुत कॉमन है, और ये ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। अपन ने यहां पर अभी देखे टोटल 7 इंपॉर्टेंस। सबसे पहला बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं, एक ही इंसान वही यूनिट ऑफ वर्क वही जॉब दोबारा करता है, जिससे वो क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अपन को पता है लास्ट स्टेप में, ऑर्गेनाइजिंग लास्ट स्टेप में एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में अपन अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, किसको ऑर्डर, मतलब कौन सा एम्प्लॉय किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन सा एम्प्लॉय किससे ऑर्डर रिसीव कर सकता है, ये हमें पता रहता है। तो वर्किंग रिलेशनशिप बहुत क्लियर रहती है। फिर इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का भी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क है तो कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद एडॉप्शन टू चेंज, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करके रखे हैं, अगर कोई भी चेंज आ रहा है वो केवल पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट को फोकस कर रहा है, तो हम उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंजेस लाएंगे, बाकी डिपार्टमेंट में चेंजेस नहीं लाएंगे। फिर इसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हम आसानी से, मतलब डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, जिससे हो क्या रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स आ रहा है, अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, वो सारे डिपार्टमेंट का गोल कहां पर है, कॉमन गोल पर है, जिससे यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट आ रहा है, हार्मनी हो रही है, कोई भी लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हो रहा है, कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट आ रहा है, जिससे होगा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिशियल वर्क जितना भी हर एक चीज जो भी मैटर है वो इफेक्टिव वे में होगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद आखिरी एक्सपांशन एंड ग्रोथ, कंपनी अगर ढंग से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है,
वर्क डिवाइड कर रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, चैलेंजेस को फेस कर रही है, चेंजेस को अडॉप्ट कर रही है, तो कंपनी एक्सपैंड भी करेगी, ग्रोथ भी करेगी। इसके बाद लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यहाँ पे ना केवल मैनेजर अपना मेन वर्क पे फोकस कर पाएगा बल्कि सबऑर्डिनेट का भी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जब सबऑर्डिनेट भी अपने रूटीन, मतलब जो सबऑर्डिनेट का रोजमर्रा का काम है उससे हटके वो मैनेजर का रूटीन वर्क जब हैंडल करेगा तो इसका भी तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, और इसका भी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ मैनेजर भी ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेगा तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों का ही डेवलपमेंट होता है। ओके, आई होप ये वीडियो क्लियर रहा होगा। इसके बाद जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।